angular walls you display damage society that causes cavity, right? That causes cavity and basically respiratory to surface to decrease certain. Respiratory surface. And if I talk about the water, that's a water is a form of food poisoning. It is a food poisoning. That is a food poisoning. That is like food poisoning. That is caused by Clostridium botulinum. So this one is an occupational respiratory disorder. So symbiosis is not basically an occupational because the worker which is working in that creating or basically stone machine company or industry that will be called symbiosis. Right? So let's move to the next question. Hello. So in today's class, we are going to discuss introduction to 3D geometry. So I think you have basic idea about one dimension and two dimension space. Hello Ariman, वॉइस आ रही है properly आपके पास? हेलो, वॉइस आ रही है प्रॉपरली आर्यमान? यस। चलो, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ठीक है? बेसिकली ये 3D ज्योमेट्री यहाँ पे बेसिक एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही है, बट जो कंप्लीट टॉपिक है वो 12th के अंदर है, बट एक इजी टॉपिक है अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाते हो। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों को पढ़ने में, तो ये 3D की चीजें हैं तो लोग इन्हें विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इनकी इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशन सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है? बट ज्योमेट्री का एक बेसिक सा रूल है, अगर ज्योमेट्री को आप विजुअलाइज कर पाओगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ज्योमेट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है जब विजुअलाइज की जाती है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो देखो 1D और 2D के बारे में आपने बेसिक पढ़ा है। 1D का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन का मतलब। भाई वन डायमेंशन का मतलब जहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते थे ऐसे, भाई हमारे पास एक ओरिजिन होता था 0, इधर कुछ पॉजिटिव नंबर होते थे, इधर कुछ नेगेटिव नंबर, तो इस तरह की लाइन को हम वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर इसका फिजिकल मीनिंग पूछा जाए तो ये एक लाइन है। 2D के अंदर की बात करें तो 2D के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता था, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता था, जैसे हम बोलते थे एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, यही तो बोलते थे सर। यस। और जब हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक सिमिलरली एक्स एक्सिस तो होगी, वाई एक्सिस भी होगी, एक परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जो ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसके बिलो द प्लेन ये जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है? तो 3D के अंदर इसकी बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, 3D स्पेस, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो हमें आज बेसिकली यही चीज डिस्कस करनी है। तो अगर हम कोई भी 3D प्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है जो कि अबव द प्लेन होगी, और ऐसे ही ये बिलो द प्लेन जाएगी। तो अगर हम बात करें तो ये वाली जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा ओ, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है? तो सिमिलरली ये जो लाइंस है, ये जो एक्सिस है, इस स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है सर 8।
8, उन 8 को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनकी काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो काउंटिंग कैसे होती है? देखो, ये एक पहले वाला ऑक्टेट होगा, इधर जो दिख रहा है 1 2 3 4, फिर पीछे की तरफ चले जाओ 5 6 7 8, ऐसे ही करना है। जैसे हम क्वाड्रेंट काउंट करते हैं ना, उसी तरीके से हमें ऑक्टेट काउंट करना है। तो पहले जो सामने की तरफ दिखाई देंगे 4, पहले वो काउंट करने हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हमें ये वाला दिखाई देगा। अगर मैं लिखना चाहूँ इसका नाम, तो देखो सबसे पहले हमें दिखाई देगा X O Y Z, ये ऑक्टेट दिखाई देगा सबसे पहले। X O Y और ये Z, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसके इधर आएंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर पीछे की तरफ से देखेंगे तो फिर 6 7 8, ठीक है। उसी तरीके से हम साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं। तो अगर हम पूछें कि कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, मान लो हमें कोई पॉइंट दिया जाए -2 3, 4, तो ये किस ऑक्टेट में लाई करेगा? ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये जो पॉइंट है ये किस ऑक्टेट में जाएगा? भाई हम क्वाड्रेंट तो इजीली बता सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं 2D के अंदर, लेकिन 3D के अंदर ऑक्टेट की बात करेंगे तो ये किस ऑक्टेट में जाएगा ये पॉइंट? कैसे पहचानोगे इसका? सेकंड ऑक्टेंट है क्या? सेकंड ऑक्टेट, बिकॉज देखो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x, y और z। तो सबसे पहले हमें एक्सिस चेक करनी पड़ेगी। अगर हम एक्स एक्सिस चेक करें तो नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ये इस साइड का तो है नहीं, ये लेफ्ट साइड का है। अब इसके बाद हम चेक करें y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव, इसका मतलब y भी पॉजिटिव मतलब अबव और z भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि फर्स्ट के बाद सेकंड वाला। तो इसका ऑक्टेट कौन सा हो गया? सेकंड ऑक्टेट, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। तो इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को कोई भी पॉइंट दे दिया जाए 3D में, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड all the vertices of a square of side length 5 unit if one vertex is 0, 0, 0। हमें एक स्क्वायर है 3D के अंदर, उसके सारे वर्टेक्स फाइंड करने हैं, एंड व्हाट वी नो कि हमें एक वर्टेक्स पता है दैट इज 0, 0, 0, ओरिजिन इज द वन वर्टेक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें? ऐसा क्वेश्चन पहले कभी आया है? देखो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारा वही हमें डायग्राम बना लेना है, ठीक है। या फिर इससे भी इजी है कि डायग्राम की बजाय पहले एक स्क्वायर बॉक्स बना लो। स्क्वायर बॉक्स बनाना तो सीखा होगा ना, कैसे बनाते थे हम? इस तरीके से बनाते थे। भाई हमें स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बॉक्स बना लो, एक वर्टेक्स को 0, 0 रिप्रेजेंट कर लो, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपलिसिटी के हिसाब से। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0, 0, क्यूब है, मतलब हाँ क्यूब है बेसिकली, हम 3D की बात कर रहे थे, क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब है, ठीक है, तो ये एक वर्टेक्स हो गया ओरिजिन। तो अगर अब हम एक्सिस बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाली जो एक्सिस होगी इसे कौन सी एक्सिस माने? जो पीछे की तरफ जा रही है ये वाली, ये एक्सिस को कौन सा एक्सिस माने? एक्स मान ले, यस ठीक है, ये एक्स मान लिया। तो ये जो एक्सिस इसके आउटसाइड आ रही है इसको क्या माने? इसको जेड मान ले, पॉजिटिव जेड। यस और इसको पॉजिटिव वाई मान ले। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो
अब हमारी लेंथ कितनी है साइड की 5 है। अब हमें x में 5 जाना है। जब x में 5 जाएंगे इस वर्टेक्स के लिए, मान लो ये वर्टेक्स हमारा a वर्टेक्स है, तो a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे, तो बताओ क्या लिखे हम? x में जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो y और z कांस्टेंट रहेगा 5 0 0 5 0 0। अब देखो पैरेलल ट्रेवल करना है हमेशा। अब हम इधर ट्रेवल करें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट B, तो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बताओ क्या आएंगे भाई? Z में ट्रेवल करना है, बाकी 0 0 0 0 5। C के कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो C ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 5 0। तो ये तीनों एक्सिस के अलोंग निकालना समझ में आया? यस अब बात करते हैं इसके D की। D का मतलब, अब देखो, या तो आप C से इधर मूव करो या B से ऊपर जाओ। अगर B से ऊपर जाएंगे तो B के कोऑर्डिनेट हमें पता था, अब ऊपर किधर जा रहे हैं? y डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं, तो B में y और चेंज हो जाएगा, तो B के कोऑर्डिनेट चेंज करके क्या लिखेंगे बताओ? D के भाई 0 5 5 लिखेंगे। यस भाई हम B से ऊपर आए, हम C से इधर भी आ सकते हैं, C से इधर भी आ सकते हैं। देखो C के कोऑर्डिनेट क्या थे? ये थे। C से इधर आएंगे तो कौन चेंज होगा? किसके अलोंग आ रहे हैं हम? Z, तो Z 5 इंक्रीज होगा, तो भी सेम बात है, यस ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी E की। E को कैसे ला सकते हैं? या तो B को इधर मूव करा दो या A को इधर मूव करा दो। तो बताओ E के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? सर 5 0 5 भाई देखो, अगर हम B को मूव कराते हैं, B ये था, किसके अलोंग मूव कराना है? एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब 5 0 5, ठीक है। अब F की बात करते हैं इसकी। F के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? F कैसे निकाल सकते हैं? या तो D को मूव कराए या E को ऊपर ले जाए, तो E को ऊपर ले जाते हैं, E को ऊपर y डायरेक्शन में ऊपर ले जाना है, इसका मतलब 5 5 हो गया, 5 5 5। अब हमारे पास कौन सा वर्टेक्स बच गया? ये बच गया, तो हमारे पास क्या हो गया? A B C D E F, तो ये मान लो G वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो G वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? A को ऊपर ले जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, ठीक है। तो A y डायरेक्शन में ऊपर गया, तो G के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ? 5 5 0 अब कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत? चलो अभी इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपके इस तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मान लो हमारे पास एक वन वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल is, let's suppose 111 and its length is 4 unit and breadth is 3 unit. Find all vertices. चलो अब इसको ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करने? हमें एक वर्टेक्स दिया है रेक्टेंगल का और उसके लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर 3D फिगर है बेसिकली, तो रेक्टेंगुलर 3D फिगर क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर हम बात करें ये क्यूबॉइड है रेक्टेंगल 3D फिगर, तो हम इसे बोल सकते हैं ये बेसिकली क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हमें हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हाइट मान लो हमारे पास इस केस में वो 1 यूनिट है, हाइट इस केस में 1 यूनिट। तो हमें क्या क्या दिया है? देखो एक वर्टेक्स दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1, लेंथ की वैल्यू है 4 यूनिट, ब्रेथ की वैल्यू है 3 यूनिट और हाइट की वैल्यू है 1 यूनिट।
यही दिया है। Yes. तो हम वही काम करते हैं, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। तो बताओ इसमें वर्टेक्स कैसे एज्यूम कर सकते हैं? अब हमें इसमें ओरिजिन रिप्रेजेंट करने की जरूरत है या फिर मैं सीधे इस वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ? ओरिजिन कहीं होगा यहाँ पे, कोई जो दिक्कत थोड़ी ना। 3D स्पेस में मान लो यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है तो रहने दो ओरिजिन। हाँ, तो अगर मान लो हम किसी भी पॉइंट को 1 1 1 ले लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर ये इसके वर्टेक्स इस पॉइंट के 1 1 है, तो जो इसकी साइड्स है बेसिकली वो पैरेलल है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बिकॉज ये चीज गिवन है हमें, ठीक है। जो इसकी साइड्स है बेसिकली वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है, ना कि ये कहीं टिल्टेड है। ये बात भी हमें पता है कि जो इसकी ये साइड्स है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो अगर हम बात करें जब लेंथ को एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो इसका मतलब इधर हमारी एक्स एक्सिस इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। Yes. और इधर हमारी वाई एक्सिस इंक्रीज होनी चाहिए। अब अगर हम जेड की बात करें, अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि जेड इधर ले तो ये नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके से बन सकता था ये, या तो इस पॉइंट को हम 1 1 ले और इस पॉइंट को 1 1 ले। अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि इसके हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बनाए, क्योंकि इसकी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है बनने की। मैं इसके इधर भी बना सकता हूँ, इसके इधर भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव वर्टिसेस बनाने की, ठीक है। जब पॉजिटिव वर्टिसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में, तो हम इस पॉइंट को ना लेट करके हम इस पॉइंट को ही लेट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 1 1 वाला। मान लो एक वर्टेक्स था 1 1, ठीक है। तो इसके अलोंग हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि इसके पैरेलल जो है एक्स एक्सिस बढ़ेगी, इधर हमारा वाई इंक्रीज होगा और इधर हमारा जेड इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं इस वर्टेक्स के लिए। इस वर्टेक्स के लिए हमें एक्स इंक्रीज करना है। एक्स में इंक्रीजमेंट करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? भाई ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और कितने से चेंज होगा? लेंथ के अलोंग। तो इसके जो वर्टेक्स आ जाएंगे वो 5 1 1 आ जाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इधर आएंगे हम, इधर हम किस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं? पॉजिटिव जेड की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव जेड की तरफ इंक्रीज करेंगे तो देखो अगर ये वाली चीज लेंथ मानी है तो ये वाली चीज ब्रेथ होगी। तो ब्रेथ कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो ब्रेथ इंक्रीज होगा तो जेड कोऑर्डिनेट कितना इंक्रीज होगा? 3 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 1 1 4 लिखेंगे। हाँ, yes. अब इस पे आना चाहें तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा? h हाइट वाला। तो ये कौन कितना था हाइट? 1 यूनिट। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये 1 2 1 रह जाएगा। Yes. अब पैरेलल मूव करना स्टार्ट करते हैं, इससे इधर मूव करते हैं तो ये लेंथ के अलोंग मूव करना है, तो लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। कौन सा वाला सर? ये वाला, इसको इधर मूव करा देते हैं। तो भाई इसमें अब लेंथ और इंक्रीज कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 5 2 1 हो जाएगा। Yes. ठीक है। ऐसे ही मान लो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ये भी लेंथ के अलोंग ही मूव होगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? 5 1 और 4 हो जाएगा। Yes. ठीक है। सिमिलरली ये वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसको किसके अलोंग मूव कराना है? हाइट के अलोंग मूव कराना है। तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? 1 2 4। इस पॉइंट को हाइट के अलोंग मूव कराओगे तो 1 4 4 होगा ना?
1/4 क्यों होगा? हाइट तो 1 यूनिट है ना, yes, तो इसमें 1 ऐड करेंगे ना ओनली y कोऑर्डिनेट में, हाइट हमारी y के अलोंग है ना। कोई कंफ्यूजन? no, sir. ठीक, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट को ऊपर मूव करा दो, तो इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा बताओ? Sir, 5, 2, 4, 1. हाँ 5 2 4, ठीक है। तो समझ में आया सारे कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं हम पैरेलल मोशन से, Yes, अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ भी हो तो। ठीक है, ये मैंने बेसिकली पॉजिटिव साइड कंसीडर किया, वैसे इसकी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि भाई मैं इसके पीछे भी बना सकता हूँ तो 3D स्पेस में, बट यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम अलोंग की पॉजिटिव एक्सिस उसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और भी केसेस बन सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन मैंने पहले मेंशन नहीं की थी। ठीक है, तो अगर कंडीशन नहीं मेंशन करेंगे तो इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, पर हम बेसिकली लेके चल रहे हैं कि जो है हमारा वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के साथ बनाया जाए। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? yes, sir. चलो, तो अब अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा 3D स्पेस होता है, ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये 0,0 है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लो ये 0,0 है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाली, इधर वाली, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन होगा जो ग्रीन से मैंने सेट किया, ये वाला, इस प्लेन को क्या नाम देते हैं भाई? ये किन दोनों से मिलकर बना हुआ है? एक्स एक्सिस और, XZ. तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। तो इस एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन पूछी जाए तो क्या होगी? देखो, जब भी इनकी इक्वेशन पूछी जाए तो जो नाम में आ रहा है उसके अलावा जो बचा वो 0 होगा हमेशा। भाई इसमें अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट यहाँ यहाँ, ये सारे पॉइंट इसी में है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जब भी लिखेंगे तो एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, लेकिन हमारे पास y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। बात समझ में आ रही है? भाई मान लो ये पॉइंट लिखना चाहूँ तो ये पॉइंट के अलोंग अगर मैं देखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे ये ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे कुछ, फिर ऐसे कुछ, तो चेंज कौन हो रहा है? x चेंज हो रहा है और y चेंज हो रहा है। ठीक है, z चेंज हो रहा है लेकिन y हमेशा 0 है, तो इसका मतलब ये xy प्लेन है, तो xy प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y = 0 3D के अंदर। बात समझ में आई? Yes, sir. अगर मैं बात करता हूं इस प्लेन की, ये वाला प्लेन की जो कि ऐसे, तो ये कौन सा प्लेन होगा हमारा? YZ प्लेन। YZ प्लेन होगा ये, तो YZ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x = 0। ठीक है, और जो पीछे वाला प्लेन बचा, ये वाला, भाई ये हो गया हमारा x, तो एक ये प्लेन भी तो बचा ना हमारा, तो पीछे बैक साइड है, तो ये कौन सा प्लेन होगा हमारा? XY प्लेन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? Z Z. ये बात समझ में आई कि Yes. कौन से प्लेन बनते हैं और उनकी इक्वेशंस क्या होती है? ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपसे सिंपली पूछता हूं कि x = 0, ठीक है, रिप्रेजेंट्स
फर्स्ट इन वन डायमेंशनल स्पेस, इन 2D, इन 3D। तो बताओ यही एक चीज x इक्वल टू 0 अगर हम 1D में देखें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली, 2D में देखें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, और 3D में देखें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सर 1D में ओरिजिन पे। फिजिकल मीनिंग मतलब देखो 1D में अगर हम बनाए तो ये एक लाइन पे एक पॉइंट होगा, ऐसा कुछ जीरो, तो ये 1D रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका पॉइंट होगा एक, सिंपली पॉइंट ऑन ए लाइन, या फिर हम सिंपली इसे पॉइंट बोल सकते हैं। 2D की बात करें तो x इक्वल टू 0 2D में क्या होगा, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा या नहीं होगा बताओ। यस सर। और 3D में बात करें तो यही क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कौन सा प्लेन होगा अगर इसका नाम पूछा जाए तो x इक्वल टू 0 दिया है तो ये yz प्लेन होगा, और यहाँ पे लाइन पूछी जाए तो ये y एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसे ऑन ए नंबर लाइन बोलना ज्यादा सही है, पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, ये बात क्लियर है कि यही एक चीज अगर हम डायमेंशन चेंज करते हैं तो इसका फिजिकल मीनिंग चेंज हो जाता है। ये तीनों बातें क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो, अब अगर मैं बात करता हूं आगे कि जो हमारे पास एक 3D स्पेस है, इसमें किसी भी पॉइंट को हम x, y, z तीन कोऑर्डिनेट की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पहला भी पढ़ा है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो रहेगा 3D के अंदर बस वो सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा उसमें एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा। अगर स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में कोई भी दो पॉइंट है तो उनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो हम 2D में पढ़ते थे। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम रहेगा, बस एक जेड कोऑर्डिनेट हो रहा है। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास दो केसेस के लिए होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल बाइसेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। जब बाइसेक्शन की जगह हम बोल सकते हैं इसे डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। तो लेट अस सपोज कि ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 y1 एंड z1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड z2। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम x y z फाइंड करना चाहते हैं। अगर हमें रेशियो पता है दैट इज m:n, तो अगर हम इंटरनल की बात करें यहाँ पे, यहाँ मैं इंटरनल वाला लिख रहा हूँ, इंटरनल डिवीजन, यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम वही तरीका, इसको इधर और इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा n(x1) m(x2) प्लस n प्लस m, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा n(y1) और z कोऑर्डिनेट सिमिलरली वही होगा n(z1) प्लस m(z2)
अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या चेंज आएगा बताओ? माइनस आ जाएगा बीच में। हाँ, माइनस का साइन आ जाएगा, यही फॉर्मूले में माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा nx1 माइनस mx2 सिमिलरली, और ठीक है। तो बाकी लिखने की जरूरत है या चलो मैं लिख देता हूँ। सर एक्सटर्नल जब वो कट करता है तो कैसे दिखता है? अभी बता रहा हूँ उसका फिजिकल मतलब क्या है। देखो एक्चुअली ये हुआ क्या, अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी है, ये रेशियो m/n है। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस AP डिवाइडेड बाय डिस्टेंस PB, दैट इज m/n, यही मतलब हुआ। यस। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो कहीं पे मैं एक ऐसा P' पॉइंट फाइंड कर सकता हूं जहां पे यही रेशियो फिर से मेंटेन हो जाए। इसका मतलब AP' प्लस BP' फिर से मेरे को यही रेशियो दे दे m/n। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है आराम से कि भाई ऐसी फिर से वही, कैसे हो सकता है ऐसे? भाई मान लो मैं एक कोई भी रेशियो लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं 1/2 लिखता हूँ, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/4, फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/12, तो ये मल्टीपल रेशियो बन सकते हैं ना। यस। तो ऐसा एक पॉइंट एक्सटर्नल भी पॉसिबल है कि हमारे पास सेम सेट ऑफ डिस्टेंस आ सकती है जहां से वो रेशियो फिर से बन सकता है। तो ऐसा पॉसिबल इसलिए, ठीक है, एक्सटर्नल। यस। समझ में आ रही है बात? यस। अब बात करते हैं हम किसी भी पॉइंट को 3D स्पेस के अंदर हम एक वेक्टर की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर बनाया जा रहा है उसे वेक्टर कैसे बनाएंगे? उस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है x1, y1 एंड z1। अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं तो ये जो वेक्टर बनेगा इसे हम बोलते हैं, इस OP वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। बात समझ में आई? तो इस OP वेक्टर को लिखेंगे कैसे? OP वेक्टर इज position vector is simply a vector to represent a position of a point, ठीक है। If we connect that point to origin, तो अगर ओरिजिन से उस पॉइंट P को कनेक्ट कर दें तो जो वेक्टर बनेगा ओरिजिन से पॉइंट P की तरफ, ये जो वेक्टर होगा इसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। बताओ अभी कोई कंफ्यूजन या फिर से रिपीट करूं? 3D स्पेस के अंदर हमारे पास किसी भी एक पॉइंट को वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, तो जो पॉइंट ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ पॉइंटिंग वेक्टर होगा, ये उस पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे आप? पोजीशन वेक्टर। और लिखेंगे कैसे उसे? xi कैप प्लस yj कैप एंड z कैप, वेयर x इज द मतलब कंपोनेंट अलोन x एक्सिस। x1 लिख लेते हैं, चलो हमने x1 y1 लिया ना, ठीक है। x1 क्या है उसका? x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, y1 क्या है उसका? y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, और z1 क्या है उसका? z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। और ij क्या होता है?
are unit vectors along the positive coordinate x, y and z axis। बात समझ में आ रही है? हाँ यस। ठीक है, अब देखो ये जो वेक्टर था 3D स्पेस में, अगर मैं इसको थोड़ा सही से देखना चाहूं, ये मान लो पॉइंट ऐसे कनेक्टेड था ओरिजिन से, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर बनाएगा नहीं बनाएगा? यस। तो मान लो ये एंगल अल्फा है और ये वाई एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, मान लो वो बीटा है, ठीक है, और ऐसे ये जेड एक्सिस के अलोंग भी कुछ एंगल बनाएगा, वो गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है? इसके एंगल विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समझ में आ रही है बात? ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये ओरिजिन था। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हमारे पास एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइन, तो वो होते क्या है? वो वैल्यू होती है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास कोस अल्फा होता है उसे जनरली एल से नोट किया जाता है, कोस अल्फा इक्वल टू एल। बीटा को एम से लिखा जाता है, कोस बीटा, और इसको एन से लिखा जाता है, कोस गामा। तो अगर मैं इनकी हेल्प से इस पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये एक यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर मैं लिखूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनका सम हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये ओपी एक यूनिट वेक्टर बनेगा जो लिखा जा सकता है कोस अल्फा आई, कोस बीटा जे एंड कोस गामा की, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहें? बताओ, कोस अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है? भाई ये अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली जो चीज है ओपी, तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? अंडर रूट, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है तो x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर होंगे ओपी लेंथ। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ यहाँ तक। हाँ यस। भाई ओपी लेंथ को देखो, भाई ये पॉइंट हमने x1, y1, z1 माना, ये 0,0,0 था, तो ओपी लेंथ यही होगी। अब हम बात कर रहे हैं कोस अल्फा, तो बताओ यहाँ से कोस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? भाई कोस अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल में? बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी इसमें? एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होगा बेस की वैल्यू, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा इक्वल टू x1 बाय मोड ऑफ ओपी। भाई बार बार मैं ये लिखूं ये वाली डिस्टेंस, इसकी बजाय मैं मोड ऑफ लिख दूं, सही है? यस। अगर मैं बात करूं सिमिलरली कोस बीटा की वैल्यू बताओ, तो कोस बीटा की वैल्यू क्या होगी? जब आप इस वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे y वाले पे, तो वो वैल्यू क्या होगी? y1
डिवाइड बाय मोड ओपी, यही होगी। यस और सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोस गामा की वैल्यू वो हो जाएगी Z1 डिवाइड बाय मोड ओपी, यही होगी। अब हमने बोला था अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये इस हमने सिंपलिसिटी के लिए बार बार कोस अल्फा बीटा गामा ना लिखना पड़े तो हमने एक नोटेशन लेट कर ली LMN, ठीक है। तो इसको LI MJ NK इस फॉर्म में लिख सकते हैं बार बार, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल बात है। ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए LMN इसको लेट कर लिया कि L कौन सा वाला है, कोस अल्फा की वैल्यू वाला, M कौन सा है, कोस बीटा वैल्यू, N क्या है, कोस गामा वैल्यू। तो ये बात समझ में आ रही है। हाँ यस हमने बोला कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मोड कितना होना चाहिए, 1। तो मोड 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए। और मैं इसको दूसरी टर्म में क्या बोल सकता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये बोल सकता हूँ दूसरे टर्म में। यस तो हम यही चीज प्रूव कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है यानी। अब हमने कोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो बताओ कोस स्क्वायर अल्फा अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या होगी, x1 स्क्वायर बाय ओपी स्क्वायर, यही होगी y1 स्क्वायर बाय ओपी स्क्वायर। यही चीज होगी। यस सर तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम यहाँ पे यही आएगा ओपी स्क्वायर। और ऊपर जो आएगा वो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यही आएगा। अब अगर मैं ओपी स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ से ओपी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या है, वो भी सेम वैल्यू ही है, यही वैल्यू है वो। यस सर तो मैं कह सकता हूं कि ये अगर ओपी का स्क्वायर पुट कर दे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमारा क्या है, 1 है। तो ये बात समझ में आई। यस सर चलो अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं इसी इक्वेशन को चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं इक्वल टू 1। तो इसे दूसरी फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होगी। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई कहां से, तो यस ठीक है। अब देखो, अब इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझते हैं एक वेक्टर के एग्जांपल से कि हमने क्या किया है। अभी तो सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा था। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर है ओपी वेक्टर, मान लो कुछ भी मान लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4, ये वेक्टर है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें ओपी वेक्टर के फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है,
उनके कोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताओ। मतलब हमें एल एम और एन की वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है, ये फाइंड करने को बोला जा रहा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। रिपीट करना। हम बोल रहे हैं हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ओपी वेक्टर, हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। ये वेक्टर है, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या? एलएमएन की वैल्यू, या फिर मैं इसको दूसरे टर्म में बोलूं तो मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोस अल्फा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। यस। तो जब भी हमें किसी वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हो तो सिंपली उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं बताओ? कि उस वेक्टर को उसी के मोड से डिवाइड कर दे। यस। तो अगर मैं ओपी को ओपी के मोड से डिवाइड कर दूं तो ये ओपी एक यूनिट वेक्टर बनेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड वैल्यू इज 1। यस। तो अगर हम इसका ओपी का यूनिट वेक्टर बना लें तो क्या बनेगा? डेट मीन 2i प्लस 3j 4k डिवाइड बाय 4 प्लस 9 प्लस 16। तो कितना हो गया ये बेसिकली? 2 अपॉन रूट 29 आई कैप, 3 अपॉन रूट 29 जे कैप, 4 अपॉन रूट 29 के कैप। ये हो गया। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि अब अगर मैं चेक करूं तो देखो, अब अगर आप ये फाइंड करोगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ओपी का, तो ओपी का मैग्नीट्यूड अब तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना इस ओपी, क्योंकि हमने इसको यूनिट वेक्टर बना दिया। ओपी जो यूनिट वेक्टर है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, डेट मीन ओपी जो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है 2 बाय रूट 29 आई कैप, 3 बाय रूट 29 के कैप, 4 बाय रूट 29 ये जे कैप था, ये के कैप। ठीक है, तो ये एल की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, ये बोल सकता हूँ क्योंकि इन्हीं का ही तो स्क्वायर हमारे पास 1 दिया हुआ था जो हमने यहाँ प्रूव किया था। ये चीज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन। यस। तो मैं यहाँ से रीड करके बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि एल की वैल्यू जो होगी वो 2 बाय रूट 29, एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 बाय रूट 29 और एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 बाय रूट 20। तो ये बताओ, अब बताओ डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का, सिंपली क्या करना है? उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है और आई जे के कंपोनेंट्स जो है वो लिख देना। ठीक है, यस। तो यहाँ तक। अब अगर आपसे पूछे कि इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, अगर आपसे पूछे कि ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो आप क्या बोलोगे? कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 बाय रूट 29। तो हम ये बोल सकते हैं जो अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज कोस इनवर्स, ये होगा, बोल सकते हैं। एंगल पूछा जाए तो ये एंगल की वैल्यू है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है ये?
हाँ यस चलो इसी तरीके से हम बीटा और गामा भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें हमें ये बात समझ में आई कि जो LMN है, एक LMN का सेट है, वो किसी भी वेक्टर के लिए एक यूनिक होगा। बिकॉज अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास कितने भी पैरेलल वेक्टर दे दिए जाए ऐसे, तो पैरेलल वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? मान लो ये बी वेक्टर है, इसको लिखूंगा तो बस इसका मैग्नीट्यूड ही तो चेंज होगा। जैसे मान लो ये 5b हो गया, ये 3b हो गया, ये 4b हो गया, ये सारे वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना जब ये पैरेलल है। तो इतना तो समझ में आता है ना। यस तो जब पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम ही है। तो इसका मतलब इसका यूनिक होने का रीजन क्या है? ये जो डायरेक्शन कोसाइन का सेट है LMN, ये इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे बताई जाती है? डायरेक्शन बताई जाती है यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो चाहे मैं b का यूनिट वेक्टर फाइंड करूं, चाहे 5b का, इन सब का यूनिट वेक्टर तो सेम ही आएगा जब इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, बट जब ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये 5b लिखा हुआ है, 3b लिखा हुआ है, ये 4b लिखा हुआ है, तो जब इनको चेंज करके लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसी के मल्टीपल है। तो जब मान लो मैंने कोई भी चीज लिखी, जैसे मान लो मैंने लिखा ABC, ठीक है, तो A क्या है? कोई L का मल्टीपल है, मान लो K टाइम्स L है। B क्या है मेरे पास? सिमिलरली मान लो K टाइम्स M है। ठीक है, और जो C है वो K टाइम्स N है। K कोई कांस्टेंट है, तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नया वेक्टर बनाया तो कंपोनेंट ABC हो गए। तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या डिफरेंस है? यस भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या थे? जो यूनिट वेक्टर थे वो I J K कंपोनेंट, अब उनको किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो जो वैल्यू चेंज होके आया वो ABC की जो वैल्यू होंगी वो क्या बोली जाएंगी? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं किसी एक वेक्टर के लिए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर बहुत सारे बन सकते हैं, बट इन सारे पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो हमेशा एक ही होगा, और वही यूनिट वेक्टर क्या होता है? उसका डायरेक्शन कोसाइन, जो उसकी डायरेक्शन बताने का काम करता है, इसलिए वो एक यूनिट होता है। बात समझ में आ रही है? यस जैसे मान लो हमने इस केस में यहाँ पे लिया था, तो ये जो वेक्टर लिखा था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2, 3 और 4 की, तो ये क्या थे? ये डायरेक्शन रेशियो थे। ठीक है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन थे। ऐसे ही इसी वेक्टर को अगर मान लो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यही वेक्टर क्या बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10i और 15j, 10 से 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो गया 15j और 20k। तो ये भी एक उन्हीं के पैरेलल वेक्टर बना। तो यहाँ ये जो वैल्यू है 10, 15 और 20, ये भी डायरेक्शन क्या है? रेशियो है, ना कि कोसाइन। क्योंकि इन सब का, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो चाहे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, ये दिया हुआ है, इनका सबका यूनिट वेक्टर जो आएगा वो यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये जो आने वाली वैल्यू है ये यूनिक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन यूनिक है, पर डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है? यस तो यहां से मैं इन दोनों से एक चीज बोल सकता हूं कि अगर इनका रेशियो लिखा जाए तो A/N, B/N और C/N, ये कोई कांस्टेंट K के इक्वल होगा ये रेशियो। इन इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है? रेशियो और कोसाइन। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक सा एक आइडिया था किसी वेक्टर के पीछे का क्या कहानी होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? यस सर चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
अगर मैं बोलूं स्केच द प्लेन की जगह स्केच these three lines first in one dimension, second in two dimension and third in three dimension, तो यही चीजें क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैंने समझाया था आपको, तो बताओ किसी एक केस के लिए बता दो, बाकी सब सेम ही तरीके से बनेंगे। चलो x इक्वल टू 1 के लिए सोल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 1 के लिए 1D के केस में क्या बनेगा? सर दिस इज वो एक पॉइंट ऑन अ लाइन होगा। हाँ भाई, सिंपली एक ऐसी लाइन बनेगी, नंबर लाइन, ये 0 तो यहाँ पे 1, तो ये कोई एक पॉइंट बनेगा। 2D की बात करें तो ये चीज क्या बनेगा? x इक्वल टू 1 एक लाइन बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 1 यहां से एक पासिंग ऐसी कोई लाइन बनेगी, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और 3D के अंदर क्या बनेगा? ये अगर मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर कोई z एक्सिस, तो 3D स्पेस के अंदर ये x इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर्यमन सोच रहा हूँ सर, प्लेन ही होगा। प्लेन ही होगा। देखो x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये कैसा प्लेन होगा? ये जो पॉइंट है मान लो 1,0,0 होगा ये पॉइंट, यस तो ये ऐसा प्लेन होगा जो इस एक्सिस को इस पॉइंट से कट करता हो जाएगा। मतलब इस प्लेन पे x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, y और z की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये कैसा प्लेन हो गया? किसके पैरेलल होगा फिर ये प्लेन? तो सर वाई जेड। YZ, देखो YZ एक्सिस के पैरेलल होगा ये प्लेन। देखो YZ प्लेन तो ये हो गया ना एग्जैक्टली, इस YZ प्लेन के पैरेलल प्लेन होगा जो कि पासिंग होगा इस पॉइंट से। पॉइंट क्या होगा? 1 0 0, इस पॉइंट से पास होगा। समझ में आ रही है बात? यस देखो जब अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाऊं, जब हमने बात करी थी YZ प्लेन की, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू फिक्स हुई थी? यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स हुई थी, x इक्वल टू 0, याद है? यस तो यहाँ भी देखो x की वैल्यू फिक्स हुई है, लेकिन x की वैल्यू कितनी फिक्स हुई है? 1 फिक्स हुई है, तो इसका मतलब ये उसके पैरेलल प्लेन बन गया। सेम चीज है ना, बस यहाँ 0 की जगह 1 आ गया। बट होगा क्या? अब वो इस पॉइंट से पास ना होके 0 0, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। यस तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? विजुलाइज कर पा रहे हो? यस ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो ये दोनों चीज तो सिमिलरली होगी भाई, सेम ही है, बस y और z चेंज हो गया। यस ये क्वेश्चन करो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप। 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। भाई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस तरह का होगा? x 0 0 और ये किस से इक्वल डिस्टेंस पे है? 3 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो गया? x माइनस 3 स्क्वायर 4 प्लस 4। इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया x माइनस 5 स्क्वायर,
ये हो गया 25 प्लस 16, स्क्वायर तो अंडर रूट तो हट ही जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16, यही मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी, तो इस x को इधर भेज दो, ये हो गया 4x, तो बाकी कितना बचा हमारे पास, ये हो गया, इधर हो गया 50 प्लस 16 और ये कितना हो गया माइनस 70, तो ये आ गया 4x इक्वल टू कितना आ गया 49। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो। सर मेरा भी यही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/4, तो पॉइंट बन जाएगा 49/4 0,0, ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे मूव करें। यस ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें 2 पॉइंट दिया है, हमें बोला है कि वो पॉइंट रेशियो बताना है जिसे एक्स जेड प्लेन डिवाइड करे। तो हमें पहला पॉइंट दिया है 2, 4, 5 एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया है 3 और यहाँ इसको कहीं एक्स जेड प्लेन ऐसे कट कर रहा है इसी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए सर, वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, बस हमें बाकी कुछ नहीं पता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा P मान लेते हैं इसे, तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x भी होगा कुछ, लेकिन y 0 होगा और z भी होगा कुछ, ये पता है हमें। और रेशियो मान लेते हैं k:1 रेशियो है, वही अप्लाई कर देते हैं कॉन्सेप्ट। -4/5 है। ठीक है, तो अब इसमें y कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा 4 + 5k और इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा k इक्वल टू -4/5 सिंपली। ठीक है, यही आया ना, समझ में आई। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हमें लेंथ निकालनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द पॉइंट 3, 4, 5 ऑन y एक्सिस। क्या होगी लेंथ। अब देखो इसको ना थोड़ा उसी तरीके से सोचो जैसे हमने वो डायग्राम बनाए थे भाई, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना √30 34 हाँ भाई देखो सिंपल, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है 3, 4, 5, यहाँ से हमें कौन सी एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, y एक्सिस पे। तो इसका मतलब इस पॉइंट से हमें यहाँ मूव करना है, तो यहाँ मूव करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा। क्या से बोलूं? मैं कह रहा हूँ हमें कौन से लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो इसका मतलब इस पॉइंट से मेरे को y एक्सिस पे मूव करना है, यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा p से।
ये मान लेते हैं पी डैश ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। यस सर, तो P dash- 0,4,0 होना चाहिए। तो कौन से कोऑर्डिनेट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे ओनली वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो ये 0 4 यस यही होंगे। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर सीधा सा तरीका है जिस एक्सिस पे डाल रहे हैं वो गायब कर दो, बाकी दो का स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। ओके पर फिजिकली कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला तो इससे इस लाइन पे आएंगे, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे 0 4 0। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा यही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि जिस भी एक्सिस पे डाल रहे हैं वो वाला कोऑर्डिनेट गायब करो, बाकी दो का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यस चलो ये वाला इसका आंसर क्या होगा, बनाने की कोशिश करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो आंसर दिखेगा। सर 8 होना चाहिए। 8 होगा। देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या करना है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, तो जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सिंपल सा। भाई हमारे पास क्या चाहिए हमें, अगर हम बनाए इसे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया मान लो ये वाला, और ये मान लो 3D में कहीं ऐसे पॉइंट है, ये है 6 7 और 8। तो इसका मतलब इस पॉइंट से हमें इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालना है, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो ये कौन से डिस्टेंस पे नीचे आएगा, किस, भाई ऐसे है प्लेन के अबव द प्लेन, तो अबव द प्लेन से नीचे आएगा तो ये जेड के अलोंग नीचे आएगा ना, तो जेड जितना होगा वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। समझ में आ रही है बात। यस ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट रिटेन रहेगा, बाकी दोनों 0। यही होगा। हाँ तो एक आंसर हो जाएगा। अभी हमने उसमें किया था ना डिस्टेंस वाले में, जिसमें हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमें करना क्या है, जब भी किसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, मान लो पॉइंट है 6 7 8, एक्स पे डालना है ऐसे, तो हम इधर इस डायरेक्शन में नीचे आ जाएंगे टोटल, तो इस पे आएंगे तो यहाँ ओनली एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई जेड 0, तो इसका मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट बचेगा 6, बाकी दोनों 0। ठीक है, यस सर ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो अब कर लोगे। सोच के बताओ ये क्या होगा, लोकस मतलब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा।
देखो एक्स वाई और जेड हमेशा जीरो है, तो वाई और जेड हमेशा जीरो है तो किसकी वैल्यू चेंज होगी हमेशा? एक्स एक्स की वैल्यू चेंज किधर होती है? या फिर सिंपल सी बात पूछूं, ये दोनों जीरो कहाँ रहते हैं हमेशा? एक्स एक्सिस पे ये दोनों जीरो होते हैं, ओनली एक्स की वैल्यू वहां, तो ये किसकी इक्वेशन होगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी। भाई देखो 2D के अंदर जब मैं लिख रहा था ऐसे, अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी थी तो हम क्या लिखते थे? y इक्वल टू 0 लिखते थे, और y एक्सिस की इक्वेशन लिखनी जाती थी 2D के अंदर तो हम क्या लिखते थे? x इक्वल टू 0। ये था हमारा 2D का कॉन्सेप्ट इक्वेशन लिखने का एक्सिस की। अगर हम 3D की बात करें तो x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, तो इसका मतलब इस पे जो कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का, वो कैसा कोऑर्डिनेट होगा? x 0 0 होगा। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पे? x एक्सिस की इक्वेशन इन 3D। तो अगर मैं बात करूं x एक्सिस, दैट इज, क्या लिखेंगे x एक्सिस के लिए? देखो x कोऑर्डिनेट रहेगा, वो वेरिएबल होगा, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 और साइमल्टेनियसली z इक्वल टू 0, ये x एक्सिस होगी 3D में। y एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए तो y एक्सिस पे कौन रहेगा? y कोऑर्डिनेट रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? z भी 0, x भी 0। और z एक्सिस पूछा जाए तो z रिटेन रहेगा, बाकी दोनों 0, x 0 एंड y 0। ये एक्सिस लिखने का तरीका है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये इन दोनों में 2D और 3D में लिखने का क्या डिफरेंस है? सेम चीज को। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है इसके। हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इस केस में। तो इसका मतलब हमें ABC की वैल्यू दी हुई है, ABC कितनी दी हुई है? हमें निकालना है LMN। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आर्यमान जी? यस सर। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये जो वेक्टर बनेगा डेट इज I J प्लस 2K, इसका यूनिट वेक्टर बना दो बस और उसके कंपोनेंट लिख दो। तो इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो मान लो ये कोई भी वेक्टर है डेट इज I J डिवाइड बाय, ठीक है, मोड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट बन गया। तो ये क्या बनेगा? I कंपोनेंट होगा इसका 1/√6 तो अगर हम बोले L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/√6, M की वैल्यू कितनी होगी? 1/√6 और N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2/√6। तो समझ में आ रही है बात? एक मिनट सर, रुपए करना। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन कैसे बनते हैं? अभी लिख रहा है क्या
पे भी कॉपी कर रहे हैं। यस सर। चलो अब हमें कोई दो पॉइंट दिए हैं, तो ये बताना है हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या करना है इसमें। हमें बोला जा रहा है कोई दो पॉइंट है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है, ए से मान लो बी को ज्वाइन करने वाला, तो मान लो ये ए बी जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने। क्या बताने हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, यही बताना है। तो सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर क्या होगा भाई? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो ये हो गया -3i और 2 - 3 दैट मीन -1 j कैप, ये हो गया -1 k कैप। बताओ, दो पॉइंट से वेक्टर फॉर्म करना समझ में आया? फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, ठीक है। x में से x कंपोनेंट, तो ए बी वेक्टर निकल के आ गया हमारे पास -3i कैप -j कैप -k कैप। बताओ समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इसका क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका क्या बना दो? यूनिट वेक्टर बना दो ए बी का। तो यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो इसका क्या करते हैं? इसी के मॉड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये मोड? √11। तो हम बोल सकते हैं जो ए बी यूनिट वेक्टर आया ठीक है। तो LMN की वैल्यू अगर हम लिखें तो L की वैल्यू होगी -3/√11 और N की जो वैल्यू होगी वो हो गई माइनस। तो बताओ समझ में आई है? यस कि कोई दो पॉइंट दिया हो, उनको ज्वाइन करके वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, उनका यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाएगा और उनके डायरेक्शन कोसाइन के। ये जो वैल्यू आई थी ना 3 -1 और माइनस, ये रेशियो थे, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रेशियो है। इनको यूनिट बनाने के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोसाइन है, ठीक है। यस चलो ये क्वेश्चन है। इस बार हमें एंगल दिया गया है, तो हमें उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? L
तो cos 30 डिग्री कितना हो गया √3/2, cos 60 कितना हो गया 1/2, ये हो गया 0। तो ये जो वेक्टर बनेगा तो इसके एलिमेंट ये होंगे। अगर इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा ठीक है, ये वेक्टर होगा, ये इसके कोसाइन। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? यस हो गया। -1 आया है दैट कोड। कैसे कैसे किया? तो सर एक्स कोऑर्डिनेट दिया था तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल दिया और फिर वही रेशियो डाल दिया जेड वाले में। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है भाई। हमें क्या दिया है, x और r दिया हुआ है, इनको डिवाइड करने वाला कोई एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 और y और z नहीं पता, लेकिन हमें ये दोनों पता था 2 1, ठीक है, ये था 5 1 और -2। तो पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे x यूज करके, फिर उसी रेशियो का यूज करके y और z फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। चलो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट पहले करो। तो पहले वाले में हमें क्या फाइंड करना है भाई, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो इसका मतलब कोस 90 तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। कोस 135 को क्या लिख सकते हैं हम 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 45 और ये होता 1/, तो ये हो गया 0 -1/√2 और √2। ये हो गया इसके एलिमेंट पहले केस में। दूसरा वाला क्वेश्चन,
सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है? नो सर। हमें कह रहा है एक लाइन है which makes equal angle with coordinate axis. That mean जो ये लाइन है, मान लो ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, कोई एक लाइन है, मान लेते ये लाइन है, तो ये इक्वल एंगल बना रही है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं कि क्या होने चाहिए। तो हमें एक इक्वेशन पता है कि हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखते थे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये लिख सकता हूँ, बताओ ये बात समझ में आ रही? यस सर। अब ये तीनों इक्वल है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे को मिल गया कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 मिल गया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो कोस अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1/√3 आएगी। तो या तो वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1/√3 1/√3 1/√3 या माइनस 1/√3। ये होंगे, ये है सेम ही वेक्टर, एक बार उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बस माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वो इधर डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? यस सर। भाई इसी लाइन को दो तरीके से देखा जा सकता है ना, एक इस तरीके से देख सकते हैं, एक इस तरीके से। तो जब इस तरीके से देखेंगे तो नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, दो सेंस हो सकते हैं डायरेक्शन, बट है तो ये लाइन इक्वल इंक्लाइन दोनों केस में। यस सर। चलो अब हमें इन 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है 3D के अंदर, तो कैसे प्रूव करोगे? दो पॉइंट्स का k:1 रेशियो निकालोगे और फिर उसमें से आप चेक करोगे तीसरे के पॉइंट्स, एक डाल के देखोगे k:1 रेशियो निकालोगे, फिर वो बाकी दो पॉइंट्स डाल के देखोगे कि वो सेक्शन फॉर्मूला और वो वाली तरीका तुम्हें आता है, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन का यूज कर सकते हो तो करो। वो जो हम सेक्शन वाली चीज यूज करते थे जो 10th में भी पढ़ा हमने, वो मत यूज करो, वो तो एक तरीका है ही हमें जो पहले से आता है। अब एक नया तरीका यूज करते हैं जो कि डायरेक्शन कोसाइन वाला। डायरेक्शन कोसाइन के टाइम मैंने एक बात पढ़ाई थी कि डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का क्या होता है, यूनिक होता है नहीं होता? यस सर। अगर मैं तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पे प्रेजेंट करना चाहूँ तभी तो ये कोलिनियर होंगे, तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप दो वेक्टर बना लो, एक ए बी वेक्टर बना लो और एक बी सी वेक्टर बना लो, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, मतलब इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल लो और बीसी का भी यूनिट वेक्टर निकाल लो। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, कह सकते हैं। हाँ यस। तो हम ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लिख लो, घर से ट्राई करना, ठीक है? नोट कर लिए?
आर्यमान? यस सर। तो चलो आज का सेशन फिनिश करें यहीं पे। हाँ यस सर। चलो ओके, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।